बात नेपाल त्रासदी की, चंद मिनटों में पूरे इलाके को जमींदोज करने वाला मलबा आ जाए, सब खत्म हो जाए तो कुछ सवाल सर उठाते हैं। आखिर रसुआ में बारिश नहीं हुई तो फिर इतना बड़ा सैलाब कहां से आया? इन्हें लेकर अलग अलग थ्योरी फ्लोट हो रही है। नेपाल के मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक ये तबाही तिब्बत की तरफ किसी पुराने ग्लेशियर झील के फटने या नए ग्लेशियर के खिसकने से आई हो सकती है, जबकि कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि बर्फ और चट्टान के खिसकने से बाढ़ जैसे हालात बने। सैटेलाइट तस्वीरें क्या कहती हैं, रिपोर्ट में जवाब मिलेंगे। नेपाल में इस वक्त मौत का सन्नाटा है, अपनों को खोने का दुख है और भयानक त्रासदी के जख्म है। लेकिन इन जख्मों का स्टार्टिंग पॉइंट आखिर क्या था? नेपाल के लिए जो नदी जीवनदायिनी थी, वो अचानक जीवन हरने वाली कैसे बन गई? ये तस्वीरें नेपाल के नेशनल डिजास्टर रिस्क रिडक्शन और मैनेजमेंट अथॉरिटी के सोशल मीडिया अकाउंट से शेयर हुई हैं। तबाही को लेकर पहला असेसमेंट साझा किया गया। शुरुआती स्टडी से पता चलता है कि नेपाल चीन के रसुआगढ़ी बॉर्डर क्रॉसिंग से लगभग 20 किलोमीटर उत्तर पूर्व में नेपाल चीन बॉर्डर पर बर्फ और चट्टान खिसकने के कारण लेंधे नदी में ग्लेशियर से जुड़ी बाढ़ आई। इसका मतलब यही लगता है कि पलक झपकाते ही गांव के गांव लील लेने वाला यह सैलाब किसी बरसाती तूफान से नहीं, बल्कि हिमालय की गोद में छिपे एक खौफनाक साइंटिफिक ट्रिगर से आया था। एक्सपर्ट्स की शुरुआती रिपोर्ट बताती है कि ये सामान्य बाढ़ नहीं, बल्कि पहाड़ों के ऊपर बने एक वाटर बम के फटने का नतीजा थी। काठमांडू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और दूसरे वैज्ञानिकों के मुताबिक तबाही का केंद्र नेपाल तिब्बत सीमा पर बहने वाली लेंदे नदी बना। शुरुआती वैज्ञानिक जांच से पता चला है कि ऊपरी तिब्बती इलाके में बर्फ और पत्थरों का एक विशाल हिस्सा टूटकर सीधे लेंदे नदी में गिर पड़ा, यानी आइस रॉक एवलांच आया और फिर इसी हिमस्खलन ने नदी के संकरे रास्ते को पूरी तरह ब्लॉक कर दिया। नदी का पानी वहीं रुकने लगा और कुछ ही देर में एक अस्थायी झील बन गई। जब पानी का दबाव हद से ज्यादा बढ़ा तो वो बर्फीला बांध एक झटके में टूट गया और बेतहाशा पानी तबाही बनकर नीचे दौड़ पड़ा। मैं कुछ बातें सुन रही हूँ कि झील फट गई, जिसे ग्लोव कहते हैं। मुझे भूकंप की बात भी पता चली है और रिपोर्ट है कि हिमस्खलन भी आया। अब ये तीनों एक दूसरे से जुड़ी हैं और एक दूसरे को कंट्रोल कर रही हैं। इससे ग्लेशियर कैसे ट्रिगर हुआ और बारिश भी कम हुई, ना के बराबर हुई, क्योंकि अगर आप धराली हादसे को भी देखेंगे तो वहाँ भी बारिश कम हुई थी। 8 mm की बारिश हुई थी। इसलिए मुझे लगता है कि हम सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन ये सही है कि हिमालय में हलचल तो हो रही है और अगर आप सैटेलाइट डेटा देखें तो उसमें एक झील फटती दिखाई दे रही है। इन तस्वीरों और मैप पर नजर डालेंगे तो नेपाल में तबाही का सिस्टम और क्लियर होगा। यह है नेपाल के उत्तर में रसुआ जिला, जो चीन के तिब्बत से जुड़ा हुआ है। ये पूरा ऊंचे पहाड़ों वाला इलाका है। भोटे-कोशी नदी में अधिकतर पानी तिब्बत से ही आता है। अब नजर डालते हैं दूसरी तस्वीर पर। इसमें एक और चीन है और दूसरी ओर नेपाल। तिब्बत में भोटे-कोशी नदी के पीछे पोछो या मात्सांग सांगपो कहते हैं। तिब्बत में भोटे-कोशी नदी को पोछू या मत्सांग सांगपो कहते हैं और नेपाल में आगे जाने पर इसे त्रिशूली कहते हैं। तिब्बत में भोटे-कोशी नदी झांग जांगबो ग्लेशियर से निकलती है। ये ग्लेशियर 8013 मीटर ऊंचे शीश पांगमा पर्वत के दक्षिणी ढाल पर है। भोटे-कोशी की एक सहयोगी नदी है जिसे लेंदे कहते हैं, जिसका काफी पानी भोटे-कोशी में आता है। लेंदे नदी का कैचमेंट इलाका नेपाल के लांगतांग इलाके का उत्तरी छोर है। इस इलाके में और उत्तर की ओर जाएं तो ग्लेशियर लेक हैं, जिसमें से कुछ नक्शे में दिखते हैं। माना जा रहा है कि ऐसी ही एक ग्लेशियर लेक के भूकंप के कारण टूटने से पहले लेंदे नदी और फिर भोटे-कोशी नदी में सैलाब आया। बीते साल भी भोटे-कोशी नदी में ऐसी ग्लेशियर लेक टूटने से भारी बाढ़ आई थी। तब 24 लोग लापता हो गए थे। हमें इस मामले को काफी गंभीरता से लेना होगा। हमें अर्ली वार्निंग सिस्टम पर काम करना होगा। ये एआई या फिर उपकरण आधारित हो सकते हैं। मंत्रालय की रिपोर्ट कहती है कि तापमान बढ़ रहा है, लेकिन हिमालय का तापमान देश के दूसरे हिस्सों के मुकाबले और ज्यादा बढ़ रहा है। इसलिए अर्ली वार्निंग सिस्टम पर मिशन मोड में काम करना होगा और समझना होगा कि हम इसे लेकर कैसे आगे बढ़ें। लेकिन सवाल ये है कि आखिर बर्फ का इतना बड़ा हिस्सा अचानक टूटा क्यों? इस रहस्य का जवाब अमेरिकी भूगर्भीय सर्वेक्षण की रिपोर्ट में छिपा है। अब वैज्ञानिक सिर्फ हिमस्खलन पर ही नहीं रुक रहे, बल्कि ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड यानी ग्लोव की संभावना की भी गहन जांच की जा रही है। सेंटिनल सैटेलाइट डेटा बताता है कि इस हिमालय क्षेत्र में दर्जनों ऐसी बड़ी ग्लेशियर झीलें हैं जो ग्लोबल वार्मिंग के चलते लगातार ओवरफ्लो हो रही हैं। रसुआ की यह जल प्रलय साबित करती है कि अब हिमालय क्षेत्रों में तबाही मचाने के लिए मानसूनी बारिश की जरूरत ही नहीं बची।
ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज की वजह से हिमालयन ग्लेशियर्स इस कदर अस्थिर हो चुके हैं कि जरा सा भूकंप या थोड़ा सा तापमान बढ़ते ही नदियां मौत का सैलाब बन जाती हैं।